नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे सदस्यों का वियोजन। पिछले सेशन जिसने नहीं देखा है तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लियर किया था सदस्यों का संयोजन या सदस्यों का योग नियम, जिसमें हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे। पहला था त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा बहुभुज का नियम, जिसके द्वारा हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक सदस्यों को जोड़ना, ऐड करना सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सदस्यों का वियोजन क्या होता है, सदस्यों का वियोजन किसे कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन या कहिए डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप अपना कमेंट सेक्शन में प्लेस कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी लोग तैयार हैं। और ऑडियो वीडियो अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी को पता है अपन लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो है सदिश और अदिश राशियाँ। जल्दी से अपनी कॉपियाँ खोल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। सदिश और अदिश राशियाँ, तो हेडिंग लगाइए सर्वप्रथम सदस्यों का वियोजन। सदस्यों का वियोजन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। अब सदस्यों का संयोजन की विपरीत क्रिया ही होती है वियोजन। संयोजन का अर्थ होता है योग करना और वियोजन का अर्थ होता है अलग अलग करना या उसको तोड़ना। तो 2 वेक्टरों को जब हम लोग को तोड़ के लिखते हैं उसी को हम लोग वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदस्यों का वियोजन कहते हैं। 2 सदस्य राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? उनका योग को अलग अलग करके लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सदस्यों का वियोजन। क्या कहते हैं भैया? सदस्यों का वियोजन। अब इसमें क्या होता है कि सदस्यों का वियोजन, मान लीजिए कोई एक आपका जी क्या है, एक्स हो गया अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। क्या हो गया? एक्स अक्ष और वाई एक्सिस। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी इसका अगर परिणामी निकालेंगे इन सदस्यों का जिन्हें हम लोगों ने जोड़ के रखा है, तो इसका बीच में हमेशा परिणामी आता है। क्या आता है? बीच में परिणामी आता है। सभी को क्लियर है? समांतर चतुर्भुज के नियम से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसके पैरेलल कोई भी एक वेक्टर खींचते हैं, वो आपको मैंने पहले बता दिया था। ठीक है। तो बीच में इसका क्या होता है? परिणामी होता है या परिणामी मिलता है। अब एक्स अक्ष के लिए अगर हम लोगों को 2 सदस्यों का परिणामी दिया हो तो उसका वियोजन जो हम लोग निकालते हैं एक्स अक्ष के लिए वो क्या आता है? आर कॉस थीटा। क्या आता है? आर कॉस थीटा। और वाई अक्ष के लिए क्या होता है? आर साइन थीटा। यही होता है। ठीक है। तो एक्स अक्ष के लिए क्या होगा? सदस्यों का वियोजन के लिए जब 2 सदस्यों का परिणामी हम लोगों को दिया हो और उसका क्या करना हो? एक्स तथा वाई अक्ष पर मान ज्ञात करना हो, तो हम लोग किस प्रकार लिखते हैं कि एक्स अक्ष पर होता है आर कॉस थीटा और वाई अक्ष पर होता है आर साइन थीटा। यही आपका क्या है? सदस्यों का वियोजन है। सदस्यों का क्या है? वियोजन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 सदस्यों का परिणामी दिया हो तो एक्स वाई तल पर मान या वाई और एक्स वाई अक्ष पर मान, एक्स या वाई अक्ष पर मान होगा। तो कुछ इस प्रकार निकालेंगे। तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे कि इसी को क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए तैयार हैं क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन एक करके देखते हैं तो डायरेक्ट अपन लोगों को समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।
और एक ज़रूरी बात आपको बतानी थी, एक राज की बात आपको बतानी थी, एक राज की बात आपको बतानी थी। क्या बतानी थी? राज की बात। बड़े ध्यान से सुनना, किसी को नहीं बताना, ठीक है? चुपके से सुनते यहाँ पर। तो राज की बात यह है कि जो भी सदस्यों का वियोजन नियम होता है वो कहाँ पर लागू करता है? जहाँ पर 90 डिग्री हो। क्या होता है? जहाँ पर 90 डिग्री हो, दोनों वेक्टरों के बीच में क्या हो? 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो क्या है अपना क्वेश्चन कि 50 न्यूटन का एक बल 30 न्यूटन के कोण पर कार्य कर रहा है। 50 न्यूटन का एक बल 30 न्यूटन के कोण पर कार्य कर रहा है। क्या लिख रहा हूं? 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। कार्य कर रहा है तो इसका x और y अक्ष पर मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो इसका x और y अक्ष पर मान ज्ञात करना है। मतलब परिणामी आपका क्या करना है? परिणामी निकालना है, मान ज्ञात करना है, दोनों एक ही बात होती है यहाँ पर। तो इसको हम लोग जल्दी से निकालते हैं। तो भैया अपन लोगों को F इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 50 न्यूटन। और थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री। कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो अपन लोगों को इसमें क्या करना है कि इसमें अपन लोगों को x और y अक्ष पर मान ज्ञात करना है। तो x अक्ष के लिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा है? x अक्ष के लिए क्या पढ़ा है? x अक्ष के लिए r cos थीटा। क्या पढ़ा है? r cos थीटा। x अक्ष के लिए क्या पढ़ा है? r cos थीटा। r यहाँ पर क्या होगा? परिणामी क्या है यहाँ पर? बल कितना है? 50 न्यूटन। और cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री है। तो 50 इंटू क्या होगा? √3/2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 25√3। किस लोगों का यही आया? किन किन लोगों का यही आया? जल्दी से बता दो। यही आया है? बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं? तो इसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं? y अक्ष के लिए देखते हैं। क्या करते हैं? y अक्ष के लिए तो y अक्ष के लिए क्या होता है? y अक्ष के लिए होता है r sin थीटा। क्या होता है? r sin थीटा। r sin थीटा हो गया तो r की जगह पे हम लोग लिखेंगे 50 इंटू साइन, और 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो 50 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। सभी को पता है, ये मान याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। यह आपका क्या आ जाएगा? x अक्ष के लिए 25√3 और y अक्ष के लिए 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग परिणाम याद करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, अपन लोगों को ऐसा पढ़ते चलना है कि अपन लोगों को एकदम से क्लिक हो जाए, वो कोई भी चीज़ जल्दी से याद हो जाए। अब जैसे ही उसने कहा कि सदस्यों का वियोजन क्या होता है, तो आप सीधा इतना सब नहीं थ्योरी देखेंगे, आप सब इतना कहेंगे कि हम लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर x अक्ष पर निकालना हो परिणामी तो हम लोग r cos थीटा यूज करते हैं, और y अक्ष पर निकालना हो तो r sin थीटा। बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जीके एक पोर्शन बड़ा है, एक लेंथी पोर्शन होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि r cos थीटा किस पर होता है? x अक्ष के लिए, और r sin थीटा होता है किसके लिए? y अक्ष के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप का बटन दबाइए, जल्दी से बता दीजिए कि क्या क्लियर है ये सभी चीज़ें। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या 80 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील कोई वस्तु, 80 मीटर प्रति सेकंड से कोई एक वस्तु गतिशील है। क्या है? 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील कोई वस्तु, गतिशील वस्तु 45 डिग्री के कोण पर गतिशील है। 45 डिग्री के कोण पर गतिशील है। कोण पर चल रही है, गतिशील है। ठीक है, तो x और y अक्ष पर मान ज्ञात करना है। x और y अक्ष पर मान ज्ञात करना है।
अक्ष पर मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार निकालेंगे सभी लोग बताना एक बार। एक्स अक्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा और एक तरफ लिखेंगे आर साइन थीटा, दोनों एक साथ निकालेंगे हम लोग। तो आर यहाँ पर रिजल्टेंट कितना है 80 मीटर प्रति सेकंड, तो 80 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 दिया गया था कि नहीं दिया, तो 80 गया है, 80 दिया गया है, हाँ बिल्कुल। अब कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू 45 के लिए कितनी होती है, और वाई अक्ष है ये अपना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 इंटू साइन 45। क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं? अब आपको बताना है कि मान आपको याद होंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। क्या है, मान आपको याद होना चाहिए इसके। तो 45 डिग्री पर मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। तो 80 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, 80 इंटू 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब इंटू में करेंगे हम लोग तो 1/√2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं कि 40 दूनी कितने होते हैं 80 होते हैं, और 40 दूनी 80 होगा तो √2 इंटू √2 हम लोग किसको लिखेंगे 2 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 40 इंटू √2 अपॉन में कितने कहते हैं √2 से √2 खत्म, सॉरी √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 40√2। क्या आ जाएगा 40√2, ठीक है। 40√2 क्लियर है, 40√2 क्लियर है, यहाँ पर शो हो रहा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 80 और क्या करेंगे साइन 45 के, साइन 45 के लिए मान भी क्या होता है 1/√2, क्योंकि 45 एक ही पोजीशन पता है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 45 बीच में आता है, तो दोनों की लगभग वैल्यू क्या होंगी इज इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका भी क्या आएगा 40√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40√2, यानी दोनों का आंसर क्या होगा एक्स और वाई अक्ष के लिए 40√2 आ गया है। इतना नोट कर लें जल्दी से जल्दी, इतना नोट कर लें जल्दी से जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए, तो मुझे एक शायरी याद आ रही है, क्या शायरी सुनाऊँ आप सभी लोगों को? चलिए एक शायरी हम लोग सुनते हैं, मतलब आप लोग सुनते हैं मैं सुनाऊंगा, तो सुनिए। कि चाहते हैं मुकम्मल खड़े रहकर, कि चाहते हैं मुकम्मल खड़े रहकर मंजिल को पाना, कि चाहते हैं मुकम्मल खड़े रहकर मंजिल को पाना, एक था वक्त जब थी तुमसे मोहब्बत और अब गया वो ज़माना। कि एक था वक्त जब थी तुमसे मोहब्बत, गया वो ज़माना, अब तो सिर्फ एक ही टारगेट है जीवन का, वो है सरकारी नौकरी पाना। तो कैसी लगी शायरी जल्दी से बताना कमेंट में, मज़ा आया या नहीं आया, बेहतरीन शायरी थी कि नहीं थी, जल्दी से कमेंट में बता देना। तो क्या था कि इसी प्रकार अपने टारगेट पर अपन लोगों को क्या करना, फोकस्ड रहना है, अपन लोगों को यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आपके पास एक जॉब होगी सरकारी जॉब, तो अगर कोई अपन का रिश्तेदार नहीं भी लगता है तो वो भी अपन को बोलता है, वो भी हर जगह बोलता है कि देखो वो हमारे यहाँ से इनके हमारे रिश्तेदार लगते हैं। और अगर रिश्तेदार भी होंगे और आपकी सरकारी जॉब नहीं होगी, आपके पास क्या होगे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि माता पिता जो निस्वार्थ भाव से आप सभी के लिए खड़े रहते हैं हमेशा के लिए, सब माँ बाप ही होते हैं वो बस। और कोई दुनिया का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको हर समय आपका साथ दे, जो स्वार्थ भाव से सभी लोग जुड़े रहते हैं। केवल एक ही ऐसा रिश्ता है कि माता पिता, जो कि निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अब आपको भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए कि नहीं, कि हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम भी आगे बढ़कर अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकें। जिन्होंने, अब क्या होता है कि माता पिता का ऋण तो हम नहीं चुका सकते हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उनके लिए
वो बहुत ही कम है। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि काश अगर हम आज अच्छा करें तो हमारे माता पिता को कितना अच्छा लगेगा, कितना उनका गर्व से सीना चौड़ा होता है, वो आप सभी को पता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने जीवन में कैरियर से ज़्यादा किसी को अहमियत मत देना, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो या कुछ भी चीज़ें हों, तो और किसी चीज़ों को आपको नहीं देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप भी माता पिता की सेवा करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए अच्छी तरह से। यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमारी। तो चलो, आप लोगों ने इतना तो नोट कर लिया होगा, अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, तो एक नोट पॉइंट आपको लिखवाना था मुझे, तो नोट पॉइंट आप लोग लिख लेना कि कभी भी दो सदस्यों का जो परिणामी आएगा, कभी भी दो भिन्न भिन्न सदस्यों का जो परिणामी आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी कि दो ही प्रकार से आपका परिणामी आता है। एक तो एक होता है मैक्सिमम मान रिजल्टेंट का और एक होता है मिनिमम। तो क्या होता है मैक्सिमम, जल्दी से बताएंगे, a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, दो सदस्यों का परिणामी हम लोगों ने इस प्रकार कुछ देखा था। तो क्या होता है कि r मैक्स बराबर होता है a प्लस बी और r मिनिमम बराबर होता है a माइनस बी। अगर हम a बराबर 5 ले लें, b बराबर 12, कुछ भी कोई राशि ले लें हम लोग, कुछ भी दो सदस्य ले लिए हम लोगों ने, उसका आप लोग अगर परिणामी निकालते हैं तो एक ही जगह पे जैसे 5 करें, 12 5 क्या होता है 17 हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव में आ गया आपका, जैसे तो आपका पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको माइनस में घटाएंगे, 5 माइनस 12 हो जाएगा, तो क्या होगा जी, 12 से 5 गया 7, तो 12 से 5 के साथ ये माइनस में आ रहा है, तो ये कभी भी इस प्रकार नहीं लिखेंगे। यानी बड़े में से हमेशा क्या कर देते हैं, छोटा घटाएंगे। मतलब कि उल्टे में से अब हम लोग a माइनस बी ना करके इसको b माइनस ए लिख के घटा देंगे। यानी बड़े में से हमेशा सदैव क्या करना है, छोटा घटाना है। तो 12 माइनस 5 बराबर 7, ये करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये नोट आप कर लेना कि जब दो सदस्यों का हम लोगों को परिणामी निकाल रहे हों तो परिणामी कभी भी शून्य या क्या नहीं आता, ऋणात्मक कभी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, उलट कर घटा देते हैं हम लोग, उसका उलट कर उसका परिणामी निकाल देते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो जल्दी से आप उसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में। होगा बहुत होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन। और सभी को बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे इकाई सदस्य के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। तो चलिए, सभी चीज़ें क्लियर होंगी आप सभी के लिए, आप सभी को अच्छी तरह से सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए।